Okay guys, so the first sentence we have is for our autumn release we have added around 80 new words and meanings in the dictionary. इन preposition को रिप्लेस कर दो टू से. जब भी कोई चीज़ किसी में ऐड करते हो तो टू यूज में लेते हो. हमेशा अपन ऐसे बोलते हैं प्लीज़ ऐड माई नेम टू द लिस्ट, डोंट से इन द लिस्ट. माई नेम इज़ ऑलरेडी इन द लिस्ट. जब कोई चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी होगी ना तो आप इन यूज़ ले सकते हो. जब आपको किसी को किसी से जोड़ना है तो आपको टू ही यूज़ में लेना पड़ेगा. ओके, सो बहुत ही छोटा सा सटल एरर है, ध्यान रखें. नेक्स्ट सेंटेंस, a meaningful ECCE program is not only a more intelligent and cost effective strategy but also feasible to implement. Obviously error related होगा not only but also से. ओके, कनेक्शंस दिए हुए हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो. थोड़ा सा ध्यान रखें, वापस पढ़ते हैं. देखो, अ मीनिंगफुल ECCE प्रोग्राम इज़ नॉट ओनली अ मोर इंटेलिजेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी. ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगी, बट ऑल्सो इज़ फीजिबल टू इम्प्लीमेंट. देखो, फीजिबल एडजेक्टिव हो गया, ये चीज़ एक इन्फिनेटिव हो गई. टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, ये एक इन्फिनेटिव हो गया. आपने वर्ब तो दिया ही नहीं इसको, जैसे यहाँ पे इज़ दिया हुआ है वैसे आपको इज़ यूज़ में लेना पड़ेगा. सेंटेंस को इस सेंस से वापस पढ़ेंगे, आपको एरर इजीली कैच हो जाएगा. वर्ब देनी ज़रूरी है. सटल एरर है, इंपॉर्टेंट एरर है, सारे एरर्स बहुत ही अच्छे हैं, ध्यान से कीजिएगा. नेक्स्ट सेंटेंस, The events in the film take various bizarre turns. टेक को टुक मत करो, भले ही बोलने में टुक का मन हो रहा हो बट ऐसा मत करो. सेंटेंस हमेशा लास्ट तक पढ़ो कि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है. ओके, बिजार का मीनिंग होता है अजीब, वियर्ड, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो वो सेंटेंस के अंदर सेंस है. सिंगल जेड आता है, डबल आर आता है, बहुत बार स्पेलिंग एरर आता है, ध्यान रखो इस चीज़ का. डबल जेड कभी नहीं होता है बिजार में. द इवेंट्स इन द फिल्म टेक वेरियस बिजार टर्न्स विच इंक्लूड सुंदर becoming an air force officer, him going to war, and later him being presumed dead. presumed word एक होता है गाइड assume. जब आप रैंडमली कोई चीज़ को इमेजिन करते हो तब आप वर्ड एज्यूम यूज़ में लेते हो, ध्यान रखें इसका. और प्रिज्यूम वर्ड तब यूज़ में लिया जाता है जब आपके पास में थोड़ा बहुत एविडेंस होता है और उसके बेसिस पे आप कोई चीज़ को प्रिडिक्ट करते हो, उसको प्रिज्यूम बोलते हैं. सो सेंटेंस ये है, सेंटेंस में जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उस फिल्म में बहुत सारे इवेंट्स हुए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे, अजीब थे, वियर्ड थे. वहीं के लिए वर्ड यूज़ लिया उन्होंने, दिस वर्ड बिजार, जो कि इंक्लूड करते हैं विच इंक्लूड सुंदर जो हीरो है या सेंटेंस जो फिल्म में प्रोटैगोनिस्ट है, बिकमिंग एन एयरफोर्स ऑफिसर, वो एक एयरफोर्स ऑफिसर बनता है. हिम गोइंग, अगर हिम गोइंग अजीब लगता है और आप इसको एरर मानना चाहते हो तो एग्जाम में एक ट्रिक बता देता हूँ. जब भी आपको लगे ये रॉन्ग है, आगे पढ़ लो, आगे भी तो हिम बिंग दिया हुआ है, यानी कि इसको रॉन्ग मानोगे तो इसको भी रॉन्ग मानना पड़ेगा. दैट मीन्स ये तो गलत नहीं है, ये तो सही है. तो सेंटेंस बिल्कुल ही सही है, सेंटेंस नो एरर एक्चुअली. सेंटेंस वापस पढ़ के देख लीजिएगा, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. इंक्लूड सुंदर बिकमिंग एन एयरफोर्स ऑफिसर, एट द सेम टाइम हिम गोइंग टू वॉर, वो ऑफिसर बनता है, वॉर पे जाता है और बाद में पिक्चर में उसको डेड प्रिज्यूम किया जाता है, यानी कि ऐसे कुछ उनको कुछ प्रूफ्स मिलते होंगे. सेंटेंस नो एरर है. Next sentence. Studies have shown that when a person curves particles so as viruses can be propelled in all directions up to 4 feet. Pandemic ने, कोविड ने हमको अच्छे से सिखा दिया है कि वायरसेस कैसे कैसे फैलते हैं. 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इन एवरीथिंग वी नो वेरी वेल. सच एज लिखो, सो एज मत लिखो. जब भी आप कोई चीज़ की कैटेगरी को बताते हो या फिर उसके एग्जाम्पल्स देते हो तब आपको हमेशा यूज़ में लेना होता है सच है. सच दैट भी होता है बट वो डिफरेंट स्टोरी है बिल्कुल ही. तो सेंटेंस हो जाएगा स्टडीज़ हैव शोन दैट व्हेन अ पर्सन कव्स पार्टिकल्स सच एज वायरसेस, डोंट से सो एज. नेक्स्ट सेंटेंस, स्टैटिक एंड डायनामिक posture, balance and flexibility deal with body's ability to move. आपको ये एक इन्फिनेटिव है, आपको मूव फर्स्ट फॉर्म यूज़ में लेनी पड़ेगी. अगर ये प्रिपोजिशन होता तो फिर यहाँ पर ing सही हो जाता, जो कि एक्चुअली एक जेरेंड होता, जो कि एक्चुअली एक नाउन का रूप होता है. और कोई भी प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आती है या फिर प्रोनाउन आती है एज एन ऑब्जेक्ट. तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक जेरेंड हो सकता है बट यहाँ पे वो टू एक प्रेपोजिशन नहीं है, वो इन्फिनेटिव है. तो इन्फिनेटिव तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है. इस चीज़ को डिसाइड कैसे करना होता है इसके ऊपर भी कभी एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा वो कैसे बनता है, बट नॉट राइट नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस, द फिल्म वॉज अबाउट अ चेज बिटवीन कॉप्स एंड रॉबर्स बट लिटिल आई न्यू. एक होता है ओनली लिटिल, एक होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल. ठीक है ना.
अ लिटिल होता है पॉजिटिव, ए फॉर अच्छा अच्छा, मैं ट्रिक बताता हूँ हमेशा ध्यान रखो, ए फॉर अच्छा अच्छा। द तो स्पेसिफिक होता है या फिर सब एक साथ जब रेफर करते हो तो द आता है, इसको तो छोड़ ही दो। और ओनली लिटिल होता है हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव ही होता है। तो जब इसने ओनली लिटिल लिखा है तो इन्वर्जन हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस लिखना पड़ेगा लिटिल डिड आई नो। अब सेंटेंस वापस पढ़िए। द फिल्म वॉज अबाउट अ चेज बिटवीन कॉप्स एंड रॉबर्स बट लिटिल डिड आई नो दैट समथिंग सिमिलर वुड प्ले आउट नियर मी इन द थिएटर। थिएटर सेंटर इनकी स्पेलिंग में आ रही है यार, दोनों सही होता है, अमेरिकन ब्रिटिश वगैरह ये सब एग्जाम में आपको एरर में नहीं पूछेंगे, स्पेलिंग एरर में ध्यान रखो। तो उसको इंटरोगेट कर दो, यानी कि उसने पिक्चर देखी जिसमें रॉबर्स और कॉप्स एक दूसरे को चेस कर रहे थे, पुलिस वाले, बट उसने ऐसा सोचा भी नहीं था, थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि रियल लाइफ में थिएटर में उसके साथ में ऐसा हो जाएगा। मतलब पहले वो रियल लाइफ में था, फिर वो रियल लाइफ में चला गया। शिट जस्ट गॉट रियल। नेक्स्ट सेंटेंस। द RBI's इन्फ्लेशन असेसमेंट, ब्रिलियंट क्वेश्चन है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो धांसू क्वेश्चन है। द RBI's इन्फ्लेशन असेसमेंट इज एट वेरियंस विद एनालिस्ट हु एस्टिमेट इट टू बी हायर। RBI ने इन्फ्लेशन का असेसमेंट किया जो कि वेरी करता है, मैच नहीं हो रहा है उससे जो कि एनालिस्ट ने किया। तो अभी तो आप इन्फ्लेशन असेसमेंट को एनालिस्ट से कंपेयर कर रहे हो, आपको लिखना पड़ेगा विद दैट ऑफ। क्या लिखना पड़ेगा? दैट ऑफ। अब पढ़ोगे तो आई होप समझ आ जाएगा। द RBI's इन्फ्लेशन असेसमेंट इज एट वेरियंस विद दैट ऑफ एनालिस्ट। अब बहुत से लोग बोलेंगे मैं क्लासेस में भी ये चीज़ समझाता हूँ कि जब इधर अपोस्ट्रोफी है तो इधर भी अपोस्ट्रोफी होना चाहिए, बट देखो यहाँ पे पंगा ये खड़ा हो जाएगा कि अगर आप लिखोगे एनालिस्ट असेसमेंट, अगर ये हो जाएगा सेंसस का, तो असेसमेंट लिखने के बाद में हु रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आप एस्टिमेट नहीं दे पाओगे। बात समझो, सेंटेंस ही हो जाएगा द RBI's इन्फ्लेशन असेसमेंट इज एट वेरियंस विद एनालिस्ट असेसमेंट हु एस्टिमेट। तो हु असेसमेंट के लिए आ जाएगा जो नहीं हो सकता। इन सच सिचुएशंस आपको दैट ऑफ ही लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द पंगा ऑफ दिस रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वही है नंबर मिल जाएंगे, बट दैट ऑफ का ध्यान रखें। द राइट रेक्टिफिकेशन इज दैट ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस। It has long been known that the best chance of surviving most cancers result from its early detection। जब भी वर्ब ऐसी दिख जाए ना तुम्हें बिना एस और एस वाली, सीधा सिंपल प्रेजेंट का एरर होगा, सिंपल सा एरर होगा, सीधा सब्जेक्ट देख लेना। इट हैज़ लॉन्ग बीन नोन दैट द बेस्ट चांस ऑफ द बेस्ट, ये तो सिंगुलर हो गया, तो ये सिंगुलर हो गया, तो वर्ब में भी इधर अपन को एस मारना पड़ेगा। अब सेंटेंस वापस पढ़ो। It has long been known that the best chance of surviving most cancers results from, sentence is very easy, sentence becomes very simple। cancers मैंने माना थोड़ा अजीब लग रहा है, एक डिजीज़ है, उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, बट इट्स ओके। टाइप्स ऑफ कैंसर्स यहाँ पे इसका मतलब है, तो वो चलता है, मतलब ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, ये वो बहुत तरह के कैंसर होता है, लेट इट बी। नेक्स्ट। impleading is a procedure through which third parties can bring into an ongoing litigation। impleading है गाइस, ये impeding नहीं है। impeding का मतलब होता है जिससे आप रुकते हो, जो आपको रोकने वाला होता है वो होता है impeding। सो दैट इज़ नॉट द वर्ड। impleading होता है जब आप किसी थर्ड पार्टी को प्रोसिक्यूट कर सकते हो, ओके जब आप किसी थर्ड पार्टी को प्रोसिक्यूट कर सकते हो, दैट इज़ द वर्ड impleading, ओके। अब बात समझो, थर्ड पार्टी खुद को तो नहीं करेगी, उसको कोई और पार्टी होगी वो ही उसको करेगी प्रोसिक्यूट। तो लिखो कैन बी ब्रॉट, इसको पैसिव बना दो ना, तो सेंटेंस ही हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा impleading is a procedure through which third parties can be brought into an ongoing litigation। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, ओके। सो इट शुड बी पैसिव एंड नॉट एक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस। मैनी समन्सेज, सीधा यहीं पे रुक जाओगे तुम तो इधर ही एरर मार दोगे, इधर सीधा एरर नहीं मारना है, सेंटेंस पूरा पढ़ना है एंड तक, भले तुम श्योर हो गया आगे एरर है, बट स्टिल सेंटेंस वापस पूरा पढ़ो। मैनी समन्सेज हैव बीन इशूड बाय द सेशन कोर्ट बट ही हैज़ नॉट बीन टर्न्ड अप येट। देखो गाइस, 3 वर्ड हैं, एक वर्ड है गाइस समन, ये होता है वर्ब। कोर्ट जब किसी को ऑर्डर निकालता है कि उसको कोर्ट के सामने लेके आओ, उसको समन बोलते हैं एज अ वर्ब, ओके। अब देखो, दूसरा वर्ड होता है समन्स, जो कि दिखता है, ये नाउन है, दिखता है प्लूरल बट होता है सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होता है गाइस समन्सेज। समन्सेज भी नाउन है बट होती है हमेशा प्लूरल,
ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, सो यहाँ पे जो समन्सेस लिखा हुआ है वो सही है, उसके लिए हैव बीन भी सही है, बट इंसान खुद ही आएगा ना, तो वो तो एक्टिव बनेगा ना, तो फिर बीन हटाओ ना, तो सेंटेंस बनेगा मैनी समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द सेशन कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्नड अप येट, ऐसा बनेगा सेंटेंस, पैसिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, बस दैट्स इट। नेक्स्ट इतने सेंटेंसेस हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।